हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आरिफ सर आपके सामने बायोमोलिकुल्स एक चैप्टर जो क्लास 9 के सिलेबस में है, क्लास 11th में चैप्टर नंबर 9 है जिसका नाम बायोमोलिकुल्स है, उसको लेकर आपके सामने आए हैं। ये जो बायोमोलिकुल चैप्टर है ये बेसिकली बॉटनी और जूलॉजी दोनों वाले सेक्शन में ये क्वेश्चन पूछता है। अगर नीट का जो क्वेश्चन देखे होंगे 2024 में या लगातार कई साल में जो पेपर बांटा है बॉटनी और जूलॉजी, तो बायोमोलिकुल जो चैप्टर है इसमें दोनों सेक्शन में क्वेश्चंस रहता है। कुछ क्वेश्चन बॉटनी वाले में रहता है, कुछ क्वेश्चन जूलॉजी वाले में रहता है। एक्चुअली में जो बायोमोलिकुल्स है ये बेसिकली क्या है, एक मॉडर्न बायोलॉजी का ये पार्ट है। कुछ चैप्टर्स है जो कॉमन है बॉटनी में और जूलॉजी में। उसमें से सबसे पहले सेल बायोलॉजी में साइटोलॉजी आता है, सेल साइकिल आता है, बायोमोलिकुल्स है। ये क्लास 11 का ये 3 चैप्टर्स है जो बॉटनी और जूलॉजी दोनों सेक्शन में कॉमन है। फिर उसी तरह से क्लास 12 में कुछ चैप्टर्स है जो दोनों में कॉमन है। बॉटनी में भी क्वेश्चन रहता है और जूलॉजी में भी रहता है। उसमें पहला जो चैप्टर्स का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस है। दूसरा जो चैप्टर्स का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है। तीसरा जो इसमें आता है वो बायोटेक्नोलॉजी है। और कुछ इकोलॉजी का पार्ट है कि दोनों जगह ये क्वेश्चंस रहते हैं। तो बड़ी ध्यान से नीट के लिए, बोर्ड के लिए इस चैप्टर को क्या करना है, बहुत ध्यान से मज़े से पढ़ना है। बहुत ही आसान चैप्टर से हम लोग, ये तो बहुत बड़ा ब्रांच है बायोलॉजी का, लेकिन हम लोग एनसीईआरटी को लेकर कैसे एनसीईआरटी का एक एक लाइन को एक्सप्लेन, एक एक लाइन किस तरह से दिया हुआ है उसको हम लोग बेसिकली इस चैप्टर में डील करेंगे। फिर जैसा आपको लगेगा आप कमेंट करोगे, उसी हिसाब से अपने आप को चेंज करेंगे। तो आते हैं डियर स्टूडेंट, हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कहानी किसका, बायोमोलिकुल्स का, कि बायोमोलिकुल्स एक्चुअली में है क्या। तो देखो बायोमोलिकुल्स एक सुंदर ही ये चैप्टर बायोमोलिकुल्स का है। तो देखो ये जो बायोमोलिकुल्स है, ये बायोमोलिक्यूल्स बेसिकली है क्या, ये बात को समझना है कि बायोमोलिक्यूल्स कहते किसको है। इस बात को हम लोग को पहले जानना है। तो बायोमोलिक्यूल्स बेसिकली जो मॉलिक्यूल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, या कार्बन कंपाउंड जो किसमें, लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, उस कार्बन कंपाउंड को बेसिकली बायो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो देखो मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स सब लोग जानते हो केमिस्ट्री में। देखो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन, कहाँ पे प्रेजेंट हो, तो हम लोग कहते हैं लिविंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होता है, उसी मॉलिक्यूल्स को हम लोग बायो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जैसे ये बेसिकली किसको एक्सप्लेन करता है, ये जो बायो मॉलिक्यूल्स है ये एक्सप्लेन करता है, ये किसको बेसिकली एक्सप्लेन करेगा, तो कंपोजिशन ऑफ सेल्स को। देखो बच्चों, किसको ये एक्सप्लेन करता है, ये कंपोजिशन ऑफ, ये सेल्स को एक्सप्लेन करता है। यानी कोई भी अगर सेल है, ये सेल किस चीज़ से बना हुआ है। कोई भी अगर सेल को देखे तो आखिर वो जो सेल है वो बना किस चीज़ से है। कि मान लें कि ये सेल बनाया, ये सेल है, तो अब ये सेल का क्या हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया। फिर यहाँ पर साइटोप्लाज्म यानी प्रोटोप्लाज्म हो गया। देखो ये सब प्रोटोप्लाज्म हो गया। और इस प्रोटोप्लाज्म के अलावा इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। देखो ये सब, ये सेल ऑर्गेनल्स है, ये सेल ऑर्गेनल्स है। ये सारे के सारे किस में होते हैं, तो हम लोग कहते हैं ये सारे के सारे सेल्स के कंपोनेंट है। अब ये सेल्स का कंपोनेंट है, तो ये सेल्स का कंपोनेंट किसी न किसी चीज़ से बना होगा। जैसे मेरे हाथ में ये पेन है जिससे इस हम लोग डिजिटल बोर्ड में लिखते हैं। तो पहले एक माइंड में सवाल आता होगा कि सर ये जो पेन है ये करता क्या है, तो डिजिटल बोर्ड में लिखता है। कोई अगर बेवकूफ़ इंसान कहे कि इसको हम लोग व्हाइट बोर्ड में लिखे, कैन इट पॉसिबल, वो लिखाएगा क्या, नहीं लिखाएगा। क्यों, तो व्हाइट बोर्ड में मार्कर का यूज होता है, तो मार्कर का कंपोजिशन और इस पेन का कंपोजिशन एक जैसा है क्या, नहीं है ना। तो कंपोजिशन को जहाँ पढ़ा जाता है उसको बेसिकली केमिस्ट्री कहते हैं। जहाँ पर किसी भी चीज़ का कंपोजिशन को पढ़ते हैं कि वो किस चीज़ से बना है, तो उसको हम लोग केमिस्ट्री कहते हैं। तो उसी तरह सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। ये जो सेल है किसी न किसी चीज़ से बना होगा, कोई ना कोई मॉलिक्यूल से बना होगा। जिस मॉलिक्यूल से बना होता बच्चों, उसी मॉलिक्यूल्स का नाम क्या है, बायो मॉलिक्यूल्स है। क्लियर है, उसी मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं। तो लिविंग का जो कंपोजिशन है, ये कंपोजिशन को अब जिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में इस बायोकेमिस्ट्री का स्टडी होता है ना, ये भी एक बहुत बड़ा ब्रांच है। तो देखो स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं,
देखो स्टडी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स के स्टडी को हम लोग एक्चुअली में क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। देखो ये बायोकेमिस्ट्री कहा जाता है। जिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में ये बायोमोलिक्यूल्स का स्टडी होगा उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को हम लोग बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो अगर आपके लेवल में पूछा जाए कि क्या चल रहा है तो बोलना है कि बायोकेमिस्ट्री चल रहा है। क्लियर है? कौन क्या चल रहा है? बायोकेमिस्ट्री यानी स्टडी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स के स्टडी को हम लोग बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। अब बायोकेमिस्ट्री हुआ तो एक एलिमेंट्स का नाम है जिसको हम लोग, देखो बायो एलिमेंट्स, समझो बात, कौन सा एलिमेंट? बायो एलिमेंट्स। इसको हम लोग बायो एलिमेंट्स कहेंगे। तो ये जो एलिमेंट्स बायोमोलिक्यूल्स में प्रेजेंट होता है उसी एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? बायो एलिमेंट्स कहते हैं। तो देखो एलिमेंट्स कहाँ पर प्रेजेंट हो, तो देखो एलिमेंट्स प्रेजेंट इन बायोमोलिक्यूल्स। ये जो बायोमोलिक्यूल्स में एलिमेंट होगा उसी एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? मेनली बायो एलिमेंट्स कहते हैं। अगर इस बायो एलिमेंट्स को देखा जाए तो देखो टाइप्स ऑफ बायो एलिमेंट, अगर इसका टाइप्स को देखें, टाइप्स ऑफ बायो एलिमेंट्स, ये बायो एलिमेंट्स बेसिकली 3 तरह का होता है। देखो पहला जो आता है जिसको हम लोग मेजर बायो एलिमेंट कहते हैं, बायो एलिमेंट। दूसरा जो आता है जिसको हम लोग माइनर बायो एलिमेंट्स कहते हैं। और तीसरा जो नाम आता है जिसको हम लोग ट्रेस बायो एलिमेंट्स कहा जाता है। बच्चों देखो कितने तरह का एलिमेंट्स हुए? 3 तरह का बेसिकली ये एलिमेंट्स हुआ। देखो प्यारे बच्चों कितने तरह के? 3 तरह के एलिमेंट्स हुए बायोलॉजी के बेसिस पे। एक हो गया मेजर, एक हो गया माइनर और एक हो गया ट्रेस। जो मेजर होगा ये हमेशा मोर देन क्या होगा? 95%, 95% से ज़्यादा होगा। और ये क्या होगा? 5% से लेस देन क्या होगा? लेस देन 5% होगा। 5% से कम होगा और ये 1% से भी कम हो जाए तो उसको हम लोग ट्रेस कहते हैं। ये हमेशा क्या होगा? ये नॉन मेटल होंगे, याद रखना। जो मेजर होगा ये हमेशा नॉन मेटल और ये मेटल एंड क्या होगा? मेटल एंड नॉन मेटल होगा। और ये ओनली क्या होगा? ये ओनली मेटल्स होंगे। समझो बात, ये ओनली मेटल्स हुआ और ये दोनों हो गया, मेटल एंड नॉन मेटल हो गया। और ये जो मेजर है ये सिर्फ एंड सिर्फ मेटल होता है। अगर आप मेजर को देखो तो मेजर में कौन कौन सा एग्जाम्पल्स है? अगर इसका एग्जाम्पल्स देखो, पहला कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये सब क्या है? तो मेजर एलिमेंट है। माइनर में कौन कौन सा आता है? सल्फर है, कैल्शियम है, सोडियम है, ये सब आपका किस में आता? माइनर में आता है। फिर आपका ट्रेस में जो है ये आपका कौन सा? आयरन है ना, जिंक है ना, जो भी ये सब आपका एलिमेंट है, ये सब मैग्नीशियम है, ये सब के सब ट्रेस एलिमेंट में आ जाता है। जो ट्रेस एलिमेंट होता है बच्चों बहुत ही कम मात्रा में क्या होता है? ये सेल में मौजूद होता है। जो मेजर कंपोनेंट है वो आपका कौन सा है? तो हम लोग कहते हैं जो मेजर कंपोनेंट है वो आपका मेजर एलिमेंट्स का है। तो ये कैटेगराइज करते हैं हम लोग। तो जिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में इस बायोमोलिक्यूल्स का स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो आपको ये जो बहुत बड़ा विशाल ब्रांच है इसमें बीएससी इन बायोकेमिस्ट्री होता है, एमएससी इन बायोकेमिस्ट्री होता है, इसका अलग अलग ब्रांच है। जब आप एमबीबीएस के कॉलेज में जाएंगे वहाँ पर एक पेपर पढ़ना होगा फर्स्ट ईयर में, वो भी नाम क्या है? बायोकेमिस्ट्री है, जो हमेशा पेन देता है। तो केमिस्ट्री एंड हिस्ट्री बोथ आर मिस्ट्री, दोनों बेचारा बहुत ही मिस्ट्री सब्जेक्ट होता है बच्चों। तो बड़ी ध्यान से उसको पढ़ने का होता है। क्यों? अगर रात में पढ़ो तो दिन में गायब और दिन में पढ़ो तो ये रात में क्या हो जाता है? बिल्कुल गायब हो जाता है। तो बहुत होशियारी के साथ, बहुत समझदारी के साथ और बहुत जुनून पैदा करके इसको देखने की ज़रूरत है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बायोमोलिक्यूल्स को एनसीईआरटी के भाषा में कि एनसीईआरटी में किस तरह से ये बायोमोलिक्यूल्स को दिया है। तो देखो बायोमोलिक्यूल्स ये आपका एनसीईआरटी में अलग अलग लाइन दिया हुआ था,
उस सारे लाइंस को मैंने अलग अलग एक स्लाइड बना के आपके सामने दे रहे हैं। तो देखो पढ़ोगे तो कहता है देयर इज अ वाइड वैरायटी ऑफ, क्या होता है, वाइड डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये क्या होता है, वाइड डाइवर्सिटी होता है। कैसे वाइड डाइवर्सिटी है, तो देखो यूनिसेलुलर है, देखो यूनिसेलुलर है, दूसरा क्या होता है, तो हम लोग कहते हैं मल्टी, देखो मल्टी सेलुलर है, ये हर तरह का है। अगर मल्टी सेलुलर को देखो तो फंजाई है, प्लांटी है, एनिमेलिया है। तो डाइवर्सिटी क्या अलग अलग है, कहाँ पर, इन आवर बायोस्फीयर। जब एनसीईआरटी का लाइन खोलिएगा तो हम लोग का जो बायोस्फीयर है यहाँ पर जो लिविंग का डाइवर्सिटी है ये बहुत ही क्या है, ज़्यादा है। कहते हैं क्वेश्चन माइंड में अराइज होता है, अवर माइंड क्या है कि आर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, देखो आर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ द सेम केमिकल्स, क्या ये सारे के सारे सेम केमिकल्स के बने होते हैं। ऑब्वियसली इसी को डाइवर्सिटी इन यूनिटी कहते हैं। हम लोग हो चाहे प्लांट हो, ऑलमोस्ट जो केमिकल कंपोजिशन सेल का होता है वो क्या होता है, सेम होता है। चाहे हम लोग कोई भी एनिमल्स है, सारे एनिमल्स में सेम होता है। कोई भी प्लांट सेल ले लो, अगर माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल में, माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल में, तो क्या दोनों में डिफरेंट होगा, क्या अलग बात है कि उसमें सेल वाल होगा और इधर अपने को और सेल वाल नहीं होगा बच्चों। लेकिन बेसिकली सब केमिकली कैसा होता है, तो कहते हैं कि है ना सेम होता है, एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो जो भी मॉलिक्यूल्स होगा उसमें एलिमेंट होगा और क्या होगा, ये कंपाउंड्स होंगे। तो देखो ये जो एलिमेंट्स और कंपाउंड है ये सब क्या होगा, अलग अलग होगा। अब कहता है यू हैव टू लर्न केमिस्ट्री, कैसे, हाउ एलिमेंटल एनालिसिस। देखिए वर्ड है, क्या वर्ड है, एलिमेंटल एनालिसिस। देखो वर्ड है एलिमेंटल, एलिमेंटल एनालिसिस। एलिमेंटल एनालिसिस का मतलब कोई एक कंपाउंड आपको मिला, कोई एक कंपाउंड है, समझो ये कंपाउंड का नाम इथेनॉल है। देखो C2H5OH है, C2H5OH को हम लोग इथेनॉल कहते हैं बच्चों, एक अल्कोहल है। तब ये जो इथेनॉल है तो ये मॉलिक्यूल्स कौन कौन सा एलिमेंट से बना है, ये मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, कौन कौन सा एलिमेंट्स है। तो एलिमेंट में पहला नाम क्या होगा, कार्बन है, देखो पहला कौन सा है, कार्बन है। दूसरा कौन सा है, हाइड्रोजन है। और देखो तीसरा क्या है, तीसरा फिर ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है। तो ये क्या कौन कौन सा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीन एलिमेंट से ये बना हुआ। इसी बात का पता करना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंटल एनालिसिस करते हैं। तो है ना, इज परफॉर्म किया जाता है। तो कहते हैं इफ़ यू परफॉर्म सच एनालिसिस, तो कहाँ पर, प्लांट टिश्यू में कर सकते हैं, एनिमल टिश्यू में कर सकते हैं और माइक्रोबियल पेस्ट में कर सकते हैं। तो क्या एनालिसिस कहता है कि जरूरी नहीं कि सिर्फ केमिस्ट्री में एनालिसिस होगा, हम लोग प्लांट में भी एनालिसिस कर सकते हैं, बैक्टीरिया में भी एनालिसिस कर सकते हैं और एनिमल्स में भी इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, तो कहते ऑब्टेन ए लिस्ट ऑफ एलिमेंट, लाइक क्या क्या मिलेगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सेवरल अदर एंड देयर रिस्पेक्टिव कंटेंट, है ना, पर यूनिट मास ऑफ लिविंग टिश्यू, पर यूनिट मास ऑफ लिविंग टिश्यू। यानी अगर 10 ग्राम लिया तो उसमें 10 ग्राम में किस रेशियो में ये कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये सारे के सारे एलिमेंट किस परसेंटेज में है, इस बात को क्या करना होता है, बताना होता है। तो हम लोग कहते हैं ऑब्टेनिंग, इसको कर सकते सारे एलिमेंट को। फिर कहता है इफ एनालिसिस परफॉर्म, तो हम लोग पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट, देखो पीस ऑफ क्या है, अर्थ क्रस्ट, एज एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन लिविंग मैटर। कौन सा मैटर है ये नॉन लिविंग मैटर है। और नॉन लिविंग को हम लोग क्या बोलते हैं, इनएनिमेट कहते हैं। तो देखो एक तरफ लिविंग है, मान लीजिए अगर इसको देखे, एक तरफ आपका क्या है, तो एक तरफ आपका लिविंग है, एक तरफ मान लीजिए कि लिविंग है, एक तरफ मान लीजिए कि क्या है, लिविंग है, और लिविंग के बाद एक तरफ लिविंग है। सपोज इस तरह से एक प्लांट बनाया, ये जो प्लांट बना, ये प्लांट क्या हो गया, ये प्लांट का ये लीफ है, प्लांट का ये लीफ है, ये प्लांट का लीफ है, और ये क्या हुआ, स्टेम हो गया।
देखो बच्चों ये क्या हो गया, रूट हुआ, तो ये क्या है, लिविंग है। उसी तरह से एक हम लोग क्या बनाते हैं, इस तरह से ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। ये ऑर्गेनिज्म कोई एनिमल्स है, हाथ पांव है इसके पास, ये एनिमल्स है। ये जो एनिमल्स है, तो ये एनिमल्स क्या है, ये भी लिविंग है। और एक आपका क्या होगा, अर्थ क्रस्ट होगा। मान ली कि ये क्या हो गया, अर्थ क्रस्ट है। ये कौन सा क्रस्ट है, ये अर्थ क्रस्ट। अब बताओ अर्थ क्रस्ट लिविंग होगा कि नॉन लिविंग होगा। जब भी अर्थ क्रस्ट होगा, ये अर्थ क्रस्ट कैसा होगा, ये नॉन लिविंग होगा बच्चों, क्लियर है। तो कहता है इसका कंपोजिशन को देखिए, इसका कंपोजिशन को, इसका कंपोजिशन को, लिविंग का कंपोजिशन, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल, और नॉन लिविंग है, इसका कंपोजिशन को आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। देखो दोनों के कंपोजिशन को क्या करना है, कंपेयर करना है। तो कहता है पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट इज एग्जांपल्स ऑफ नॉन लिविंग ऑब्टेनिंग, क्या कहते हैं हम लोग, ऑब्टेनिंग क्या मिलता है, सिमिलर लिस्ट। दोनों में जो एलिमेंट का लिस्ट मिलेगा, ये लिस्ट कैसा होगा, एक जैसा होगा, एकदम सिमिलर होगा। थोड़ा सा दोनों में परसेंटेज कंपोजिशन ये क्या होगा बच्चों, अलग होगा। जैसे डिफरेंट बिटवीन द टू लिस्ट, दोनों लिस्ट में डिफरेंट क्या है, यानी अर्थ क्रस्ट और किस में, जो लिविंग है ना, लिविंग टिश्यू है, दोनों में डिफरेंस है क्या, क्या डिफरेंस होगा। तो कहता है एब्सोल्यूट टर्म नो सच डिफरेंस कुड बी मेड आउट, कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। जो लिविंग में होता है वही नॉन लिविंग में होता है। ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन अ सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट, सैंपल ऑफ अर्थ क्रस्ट अल्सो प्रेजेंट कहाँ पर, तो याद रखना इन अ सैंपल ऑफ लिविंग टिश्यू। जो सारे एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में है, वो सारे के सारे एलिमेंट ये किस में पाया जाता है बच्चों, तो कहते हैं कि अर्थ क्रस्ट में भी पाया जाता है। आगे एक टेबल आपको दिखाएंगे, टेबल 1.1। हाउएवर एग्जामिनेशन रिवेल दैट, रिवेल का मतलब बताना, क्या बताता है, देखो रिवेल दैट बताना बोलते हम लोग, क्या बता रहा कि रिलेटिव अबंडेंस, रिलेटिव का मतलब कंपैरिजन करना, एक ऊपर है तो दूसरा नीचे है, इसको क्या बोलेंगे, रिलेटिव कहेंगे। एक ऊपर है तो एक नीचे, एक बड़ा है तो एक छोटा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेटिव कंपैरिजन। तो जब रिलेटिव का अबंडेंस देखेंगे किसका, तो हम लोग कहते हैं कार्बन, हाइड्रोजन विथ रिस्पेक्ट टू द एलिमेंट ऑन हायर लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ क्रस्ट। ये क्या है, टेबल एक दिया 9.1। तो देखो एक टेबल में हम लोग देखते हैं, ये दिया हुआ टेबल है, देखो टेबल नंबर 9.1 को देखिए, ये टेबल 9.1 ये टेबल है, ये एनसीईआरटी का टेबल है। टेबल नंबर कौन सा है, 9.1 है। अगर इस टेबल को ध्यान से देखिए, इस टेबल में बेसिकली क्या है, तो कहते हैं कंपैरिजन है किसका, तो हम लोग कहते हैं एलिमेंट्स प्रेजेंट कहाँ पर, तो हम लोग कहते हैं नॉन लिविंग, नॉन लिविंग एंड लिविंग मैटर, लिविंग पदार्थ में और नॉन लिविंग पदार्थ में। तो नॉन लिविंग देखो इधर किसका है, ये जो लाइन है ये अर्थ क्रस्ट का है, ये किसका है, अर्थ क्रस्ट का है। और कौन सा, परसेंटेज वेट, कौन सा वेट, परसेंटेज वेट के रूप में। और देखो इधर ह्यूमन बॉडी का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, ये टेबल नंबर 9.1 है, देखिएगा एनसीईआरटी में। तो ये टेबल आपको क्या होगा बच्चों, मिलेगा बड़ी होशियारी से इस टेबल को। तो आपको लगेगा कि इस टेबल का इंपॉर्टेंस है क्या, इस टेबल को हमको बैठकर रटना पड़ेगा क्या, इस टेबल से क्वेश्चन पूछेगा क्या। एनसीईआरटी कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, एनसीईआरटी एवरीथिंग पॉसिबल। जैसे कहते हैं ना साइंस में हर कुछ पॉसिबल है, तो उसी तरह जब नीट में हर कुछ पॉसिबल है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो बड़ी ध्यान से गौर से इसको देखिए, टेबल नंबर 9.1। तो यहाँ पर अलग अलग एलिमेंट्स का नाम है, देखिए एक तरफ अलग अलग एलिमेंट्स का नाम है। पहला नाम किसका है, हाइड्रोजन का है। तो देखो हाइड्रोजन क्या है, अर्थ क्रस्ट में 0.14 है, और देखिए ह्यूमन बॉडी में क्या है 0.5 है। तो बताइए हाइड्रोजन किस में ज़्यादा हुआ, अर्थ क्रस्ट में ज़्यादा हुआ कि ह्यूमन बॉडी में ज़्यादा हुआ। डेफिनेटली बच्चों ह्यूमन बॉडी में क्या ज़्यादा 0.5 है और 0.14 है। फिर अगर कार्बन को देखें तो कार्बन 0 क्या है 0.3 है अर्थ क्रस्ट में, लेकिन देखो ये कितना परसेंट 18.5% है। तो डाटा याद रखना कि ह्यूमन बॉडी में कार्बन कितना परसेंट होता है, ये 18.5%। कितना परसेंट होता है, ये 18.5% होता है। और ऑक्सीजन देखिए अर्थ क्रस्ट में कितना 46.6%, ये भी डाटा याद रखना है। और लेकिन यहाँ पर
0% होता है बच्चों। कितना परसेंट? 65.0%। नाइट्रोजन को अगर देख लो बहुत ही कम है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या है 3.3 है। अगर सल्फर को देख लो 0.03 है, लेकिन यहाँ पर 0.3 है। अब मेटल्स की ओर जाते हैं। देखो मेटल्स में क्या है, अर्थ क्रस्ट में मेटल ज़्यादा है और ह्यूमन बॉडी में मेटल कम है। फिर दूसरा कैल्शियम देखो 3.6 है, 1.5 है। फिर मैग्नीशियम देखो 2.1 है और 0.1। और सिलिकॉन देखो 27 पॉइंट कितना है 7। और यहाँ पर ह्यूमन बॉडी में सिलिकॉन ये बिल्कुल निग्लिजिबल है। आपको लगता है कि भाई ये टेबल दिया हुआ इसमें बहुत सा कमाल बात क्या हुआ? देखो कमाल क्या है, पहला जो क्वेश्चन इसमें उठा के आपसे पूछेगा कि बताइए कि मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन ह्यूमन बॉडी। तो देखो ये जो आपका ऑक्सीजन है, कौन सा ऑक्सीजन, ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन बेसिकली क्या हो गया, ऑक्सीजन इज द, ये क्या हो गया मोस्ट अबंडेंट, ये मोस्ट अबंडेंट, ये मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स हो गए। देखो बच्चों ये जो ऑक्सीजन है ये मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट हो गया। और ये मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट किसका हो गया, ये मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ह्यूमन बॉडी में भी हो गया और अर्थ क्रस्ट में भी हो गया। ह्यूमन बॉडी में कितना परसेंट, 65%। और अर्थ क्रस्ट में कितना 46.6%। डाटा याद रखना बहुत आसान है, ऑक्सीजन को याद रखना है। तो ऑक्सीजन ये आपका क्या हो गया, ये बहुत ही, ऑक्सीजन को अगर देखो तो बहुत ही क्या हो गया इम्पोर्टेंट हो गया। ऑक्सीजन क्या हो गया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया। ये जो ऑक्सीजन है ये बहुत ही क्या हो गया इम्पोर्टेंट हो गया। अब देखो सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, तो सेकंड मोस्ट में नाम किसका होगा, कार्बन का। किसमें, ह्यूमन बॉडी में। ये कितना 18.5%। तो देखो सेकंड मोस्ट अबंडेंट, सेकंड मोस्ट अबंडेंट। और इस सेकंड मोस्ट अबंडेंट किसमें, ह्यूमन बॉडी में। एनिमल्स के बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में नाम किसका आ गया, तो देखो बच्चों नाम आ गया कार्बन का। कितना परसेंट, 18.5%। ये क्या होता है बाय वेट, ह्यूमन बॉडी में वो क्या होता है, ये सिर्फ कार्बन होता है। ये सेकंड मोस्ट है, लेकिन ये अर्थ क्रस्ट में सेकंड मोस्ट नहीं है। ये अर्थ क्रस्ट में सेकंड मोस्ट नहीं है। अर्थ क्रस्ट में क्या है, तो देखो ये जो सिलिकॉन है, देखो सिलिकॉन ये 27, ये सेकंड मोस्ट अबंडेंट है। ये सेकंड देखो मोस्ट अबंडेंट, मोस्ट अबंडेंट कहाँ पर, तो हम लोग कहते हैं मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स। और ये एलिमेंट्स कहाँ पर है, तो देखो ये सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट ये अर्थ क्रस्ट में। कितना परसेंट है, 27.7%। ये डाटा एकदम याद रखना होगा, एकदम बिल्कुल याद रखना होगा कि कार्बन सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है ह्यूमन बॉडी में, और सिलिकॉन जो है ये सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में। तो कार्बन कितना परसेंट, 18.5%। और सिलिकॉन ह्यूमन बॉडी में कितना परसेंट, तो निग्लेजेबल। लेकिन अर्थ क्रस्ट में कितना 27 याद रखना कि 7%। अब अगर बात करें नॉन मेटल का, तो देखो अगर हम लोग ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स को देखें, ऑर्डर ऑफ नॉन मेटल्स को देखें, कौन सा मेटल, नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल्स का ऑर्डर अगर देखो तो सबसे ज़्यादा क्या होगा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद क्या होगा, देखो ये सबसे ज़्यादा कौन सा होगा, ऑक्सीजन। देखो ऑक्सीजन के बाद कौन सा, कार्बन। और कार्बन के बाद कौन सा होगा, तो हम लोग कहते हैं नाइट्रोजन। देखो कार्बन के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद क्या होगा, सल्फर। ये ऑर्डर है बच्चों, ये नॉन मेटल का है। किसका है, नॉन मेटल का। ये मोस्ट अबंडेंट हो गया, ये मोस्ट अबंडेंट, मोस्ट अबंडेंट। और कितना हो गया, देखो 65.0%। और है ना, ये पहले बताया 18 पॉइंट कितना परसेंट, 5%। ये क्या हो गया 3.3%। ये हाइड्रोजन 0.5%, सल्फर 0. क्या हो गया 3%। ये नॉन मेटल का ऑर्डर है। किसमें, ये नॉन मेटल का ऑर्डर याद रखना ह्यूमन बॉडी में, इधर उधर नहीं। ये ह्यूमन के बॉडी में अगर मेटल का ऑर्डर देखे, किसका ऑर्डर देखे,
मेटल्स ऑर्डर किसमें, तो हम लोग कहते हैं इन ह्यूमन बॉडी में। तो देखो सबसे ज़्यादा क्या होता है, सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है, फिर सोडियम होता है, और तब जाकर ये क्या होता है, मैग्नीशियम। देखिए कैल्शियम कितना परसेंट है, अगर कैल्शियम को देखिएगा तो देखो कैल्शियम सबसे ज़्यादा कैल्शियम है 1 पॉइंट कितना परसेंट, 5%। देखो 1 पॉइंट कितना परसेंट, 5% है। सोडियम देखो ये कितना परसेंट है, ये जो आपका सोडियम है 0.2%, 0.2%। और फिर मैग्नीशियम को अगर देखें ये 0 पॉइंट कितना होता है, तो हम लोग कहते हैं जो मैग्नीशियम है ये 0.1% होता है। देखो बच्चों मैग्नीशियम कितना, 0.1%। लेकिन अर्थ क्रस्ट में ये सब क्या होगा, उल्टा होगा। अर्थ क्रस्ट में क्या होता है, देखो अर्थ क्रस्ट में, जो अर्थ क्रस्ट है इस अर्थ क्रस्ट में मेटल क्या होता है, मेटल ज़्यादा होता है, नन मेटल क्या होते हैं, कम होते हैं। लेकिन ह्यूमन बॉडी में क्या होगा, जो ह्यूमन बॉडी है, देखो बच्चों कौन सा बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी है इस ह्यूमन बॉडी में ये आपका क्या होगा, तो ये मेटल कम होगा और नन मेटल क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर घुमा के क्वेश्चन पूछ दे कौन सा नन मेटल है जो ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो नाम किसका दीजिएगा, ऑक्सीजन का। कौन सा मेटल है कि ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो नाम किसका दीजिएगा, कैल्शियम का दीजिएगा, सोडियम का नहीं। हड्डी उड्डी जो भी बना है सब में क्या होता है, कैल्शियम्स होते हैं। तो देखो बच्चों नेक्स्ट जो इसमें आता है, देखो इसमें अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें तो देखो अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक आता है, क्या है टॉपिक, एनसीईआरटी को जब पढ़िएगा, हाउ टू एनालाइज द केमिकल कंपोजिशन। ये ना है, ये जो केमिकल कंपोजिशन है इस केमिकल कंपोजिशन का एनालिसिस होगा कैसे, बड़ा सवाल है ना। क्या बड़ा सवाल हुआ कि मान ले कि कोई भी चीज़ है, ये प्लांट हम लोग बनाया, क्या बनाया, प्लांट बनाया। देखो पौधा बनाया, इस पौधे में ये क्या हो गया, ये सब लीव्स हो गए, ये पौधों में ये पत्ते हो गए, ये लीफ है, ये क्या है, स्टेम है, और ये क्या है, तो रूट है। बच्चों देखो ये फिगर किसका हो गया, ये फिगर प्लांट का हो गया। अब माइंड में आपको आता होगा कि भाई रूट में क्या होगा, स्टेम में क्या होगा, लीफ में क्या होगा, फ्लावर में कौन सा कंपोनेंट होगा, आता है ना दिमाग में कि कौन कौन सा एलिमेंट होगा, कौन कौन सा कार्बन होगा। तो इस बात को एनालिसिस करना होगा ना। कोई एनिमल्स है तो उसमें हम लोग को पता करना है कि मान लीजिए कोई एनिमल्स दे दिया कि भाई एनिमल्स है, और हमको पता करना है कि एनिमल्स में, ये जो एनिमल्स है इस एनिमल्स में जो डिफरेंट पार्ट है, एनिमल्स में मान लीजिए लीवर है, देखो एनिमल्स में क्या है, किडनी है ना, किडनी है। एनिमल्स में क्या है, लंग्स है। एनिमल्स में क्या है, हार्ट है। ये अलग अलग ऑर्गन है, तो ये सारे के सारे ऑर्गन कोई ना कोई कंपाउंड से तो बना होगा, कोई ना कोई तो मॉलिक्यूल से बना होगा। इसी बात का बच्चों क्या करना, एनालिसिस करना। अगर हम लोग बैक्टीरियल पेस्ट का बात करें कि बैक्टीरियल पेस्ट बनता कैसे, पहले इस बात को समझिए। कौन सा पेस्ट, देखो बैक्टीरियल, देखो बैक्टीरियल पेस्ट कहते किसको है, बैक्टीरियल पेस्ट समझिए कि किसको बैक्टीरियल पेस्ट कहते हैं। देखो इस तरह से कॉनिकल फ्लास्क है और यहाँ पर लिक्विड मीडियम है। कौन सा मीडियम है, यहाँ पर लिक्विड मीडियम है, और इस लिक्विड मीडियम में बैक्टीरिया को हम लोग क्या कर रहे हैं, ये कल्चर कर रहे हैं। ये बैक्टीरिया क्या हो रहा है, ये जो बैक्टीरिया है ये बैक्टीरिया इस लिक्विड मीडियम में बैक्टीरिया कल्चर्ड हो रहा है। कहाँ पे कल्चर हो रहा है, इस लिक्विड मीडियम में कल्चर हो रहा है। अगर इस बैक्टीरिया को फिल्टर कीजिएगा है ना, बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से, ये बीकर रखा और सपोज यहाँ पर एक फिल्टर पेपर लगा दिया हम लोगों ने। कौन सा पेपर लगा दिया, ये फिल्टर पेपर है। देखो ये फिल्टर पेपर है, ये कौन सा पेपर, देखो ये फिल्टर पेपर है, बैक्टीरियल फिल्टर पेपर कहते हैं, ये लगा दिया। अब जो बैक्टीरियल फिल्टर पेपर लगा दिया तो यहाँ पर ये क्या होगा,
ये बैक्टीरिया यहाँ पर फिल्टर हो जाएगा, ये बैक्टीरिया आ गया। इसी बैक्टीरिया को हम लोग क्या कहते हैं, ये जो बैक्टीरिया है इसी को हम लोग बैक्टीरियल, देखो बच्चा, इसी को हम लोग बैक्टीरियल क्या कहते हैं, पेस्ट कहते हैं। याद रखना, क्या बोलते हैं इसको, बैक्टीरियल पेस्ट कहा जाता है, जो कि किसके ऊपर, यहाँ पर चलो। अब इस बैक्टीरियल पेस्ट में यानी बैक्टीरिया में कौन कौन सा एलिमेंट है, इस बात का क्या करना, एनालिसिस। देखो प्लांट में किसका एनालिसिस करना है, लीफ में कौन सा एलिमेंट है, एनिमल्स में अलग अलग जो ऑर्गन है उस ऑर्गन में कौन कौन सा एलिमेंट है, इस बात को क्या करना, आइडेंटिफाई करना है। इस बात को बच्चों क्या करना है, जानना है कि आखिर उसमें कौन कौन सा एलिमेंट होता है। देखो डियर स्टूडेंट, तो हम लोग एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ते हैं बात को, तो एनालिसिस करना है। तो कहता है कि एनालिसिस में देखो क्या करना है, तो कहते हैं वी कैन कंटिन्यू आस्किंग द सेम वे व्हाट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना, सब लोग जानते हो इसको कहते हैं कार्बन कंपाउंड को। कौन सा कंपाउंड, जो कार्बन कंपाउंड होता है, इसी कार्बन कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, है ना। फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज, कि लिविंग ऑर्गेनिज में कौन कौन सा, यानी प्लांट में, बैक्टीरिया में, फंजाई में, एनिमल्स में कौन कौन सा है, उस बात को पता करना। हाउ डज, है ना, वन गो अबाउट द फाइंडिंग द आंसर, इस आंसर को पता करना है कि कैसे कौन कौन सा एलिमेंट होगा, तो वी गेट आंसर, वी, है ना, वन हैज़ टू परफॉर्म, कौन सा परफॉर्म करेगा, केमिकल एनालिसिस। कौन सा एनालिसिस, अब ये दिमाग से बात उतार दो कि सिर्फ केमिस्ट्री में ही केमिकल एनालिसिस होगा, यहाँ पर बायोलॉजी में भी केमिकल एनालिसिस होगा। और बायोलॉजी में किसका, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का केमिकल क्या होगा, एनालिसिस। वी कैन टेक एनी लिविंग टिश्यू, कोई भी लिविंग टिश्यू को हम लोग ले सकते हैं, है ना। अब वेजिटेबल्स हो सकता है या पीस ऑफ लिवर हो सकता है, कुछ भी होता है। फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, ग्राइंडिंग इट इन ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, है ना, इसको हम लोग, एंड उसको क्या बोलते हैं, CL3COH, यूजिंग किसको, मोटार एंड पिस्टल। किसका यूज होगा, मोटार और पिस्टल का। वी ऑब्टेन, क्या ऑब्टेन करते हैं, थिक स्लरी, एक मोटा सा स्लरी को क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। वेयर वी स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, जैसे कपड़ा जैसे सुखाते हैं ना, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेन गाड़ते हैं, तो पानी उससे क्या होता है, बाहर निकलता है। मोड़ते कपड़ा को तो पानी क्या होगा, निकलेगा, स्ट्रेन। स्ट्रेन करते हैं थ्रू किससे, तो देखो चीज क्लोथ, कौन सा क्लोथ, चीज क्लोथ, या उससे कॉटन क्लोथ से करते हैं। वी ऑब्टेन फ्रैक्शंस, हम लोग को क्या बोलता है, फ्रैक्शन मिलता है। तो समझो पहले इतना बात को कि हम लोग को क्या करना है, एनालिसिस करना है। तो सबसे पहले किसको लेना होगा, तो सबसे पहले ये सैंपल को लेना होगा। क्लियर है, पहले क्या लेना होगा, सैंपल को लेना होगा। तो देखो सैंपल में सबसे पहला हम लोग अगर प्लांट का बात करें, प्लांट, तो प्लांट क्या हो गया, ये वेजिटेटिव हो गया। अगर वेजिटेटिव को देखें तो बेसिकली किसको लेंगे हम लोग, तो ये प्लांट बनाया, देखो ये प्लांट बनाया, और इस प्लांट में ये क्या हो गया, लीफ हो गया, ये प्लांट का लीफ हो गया, इसी लीफ को लेंगे। और अगर एनिमल्स को देखें, अगर किसका देखें हम लोग, एनिमल्स का, तो देखो एनिमल्स में क्या होगा, कहता है कि एनिमल्स में लीवर को लेना है। तो आपके माइंड में एक सवाल होता है कि लीवर को ही क्यों लेंगे, तो लीवर का जो सेल होता है मोस्ट डिजेनरेटिव सेल होता है। अगर ये थोड़ा सा लीवर को काट के निकाल भी दे तो लीवर पे कोई असर उसर पड़ने वाला नहीं है। उसका सेल के पास इतना कैपेसिटी होता है, इतना पावर होता है कि दे कैन डिजनरेट। तो इसलिए किसका लेने के लिए कह रहा है, लीवर का। और मेटाबॉलिकली बहुत ही क्या होता है, एक्टिव होता है, बहुत सारा केमिकल रिएक्शन वहाँ पे होता है। तो लीवर का सेल को लेना है। और अगर आपको मन करे कि नहीं तो क्या लेना है, प्रोकैरियोटिक सेल लेना है। तो सैंपल में क्या होगा, ये बैक्टीरियल पेस्ट होगा। तो देखो हम लोग प्लांट से आसानी से हम लोग ले सकते हैं। एनिमल को लेना होगा तो चूहा का लीवर से लेना होगा, या ह्यूमन का कोई मर गया तो उसको लीवर लेना, तो था डेंजरस है, ब्लीडिंग का मामला है, बहुत ही वाहियात टाइप है। बैक्टीरिया को ले लो तो डर है कि कहीं बैक्टीरिया बॉडी के अंदर घुस ना जाए और बीमार पड़ जाए। तो आसान आपके साथ क्या अवेलेबल है, प्लांट आसान है, कहीं से पत्ता को तोड़ लो कोई मना नहीं करेगा। किसी भी पड़ोसी के पेड़ से पत्ता को ले लो कोई मना करेगा, क्योंकि पत्ता मेरा तोड़ रहे हो। या पत्ता नीचे गिर गया है, उस पत्ता को उठा लो, कोई मना करेगा क्या, कोई मना नहीं करेगा। तो यानी ये
जो प्लांट है दिस इज द आसान सोर्स, बहुत ही इजी सोर्स है किसके लिए, तो एनालिसिस ऑफ लिविंग के लिए। क्लियर। तो हम लोग लीफ को लेंगे, तो लीफ को पहले हम लोग क्या करेंगे, तो याद रखना ग्राइंडिंग करेंगे, है ना। क्या करेंगे इसको, ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग का मतलब क्या होता है, पीसना, कूटना, जैसे कूटते हैं ना स्लोट में या मसाला पीसने के लिए आता है, तो ग्राइंडिंग करेंगे। तो ग्राइंडिंग में ये इस तरह से ये मोटार होता है, ये मोटार हुआ, और ये कूटने वाला व्यवस्था होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये कूटने वाला होता है जिसको हम लोग पिस्टल कहते हैं। और देखो यहाँ पर किसको रख दिया, इसमें ये लीफ को रख दिया है। सपोज मेहंदी लड़की लोग लगाती है, एक्सपीरियंस होगा जिसके घर में बहन होंगे, या फिर जो लड़की खुद है उसको एक्सपीरियंस होगा। वह तो अभी तो ज़माना आ गया हर चीज़ का रेडीमेड का, तो नया रेडीमेड मेहंदी कौन मिलता है, वो हाथ में लगा लिया और हो गया। पहले मेहंदी का पत्ता को क्या करना होता था, पीसना होता था। तो मेहंदी को पीसा कैसे, ऐसे नहीं कि पेड़ से पत्ता को तोड़ा और पीसना स्टार्ट कर दिया। पिसाएगा क्या, नहीं पिसाएगा। ग्राइंडिंग होगा क्या, नेवर, कभी भी ग्राइंडिंग नहीं होगा। या पत्ता को तोड़े हाथ में लगा दे, क्या हाथ में रंग आता है, नहीं आता है। तो पत्ता को हर हाल में ग्राइंड करना होता है। तो देखिएगा ऊपर से धीरे धीरे उसमें पानी दिया जाता है। तो कहता है कि यहाँ पानी नहीं देना है, यहाँ क्या देना है, तो ऊपर से धीरे धीरे देखे ये सब एक केमिकल्स है जिसको ट्राइक्लोरो, क्या बोलते हैं हम लोग, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड कहते हैं। तो देखो Cl3 CH COOH होता है, ट्राइक्लोरो, है ना। ये क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड कहते हैं, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ये बेसिकली क्या है, एक एसिड है। तो एसिड कैसा था, लिक्विड होता है, वहीं पर इसको क्या करना है, कूटना है। जब इसको कूटेंगे तो देखिए अब क्या होगा, जब आप इसको कूटिएगा तो देखो कूटने पर ये बीकर में क्या होगा, ये जो मोटार है, इस मोटार के अंदर ये क्या बन जाएगा, ये देखो ये थिक स्लरी क्या होगा, देखो ये क्या बन गया, थिक। थिक का मतलब मोटा, और कौन सा, तो देखो ये स्लरी पेस्ट बन गया। ये थिक स्लरी क्या बन गया, पेस्ट बन गया। समझ रहे बच्चों, कौन सा पेस्ट बन गया, थिक स्लरी पेस्ट। उसको कूटने पर, है ना, उसको कूटना, जैसे मसाला अलग अलग होता है कुरते हैं, या मेहंदी का पत्ता अलग अलग होता है, पत्ता को हम लोग क्या करते हैं, कुरते हैं। जब पत्ता को कुरते हैं तो क्या बन जाता है, थिक स्लरी पेस्ट हो जाता है। अब इस थिक स्लरी पेस्ट को क्या करना है, ये जो थिक स्लरी पेस्ट है, यहाँ पर सपोज ये क्या हो गया, बीकर लगा दिया, और इस बीकर में यहाँ पर क्या लगा दिया, इस बीकर के ऊपर देखो इस तरह से चीज क्लॉथ लगा दिया। कौन सा क्लॉथ है ये चीज क्लॉथ है, या इसी को हम लोग कॉटन क्लॉथ कहते हैं। देखो ये कौन सा क्लॉथ कर दिया, ये चीज क्लॉथ हो गया, या इसी को हम लोग दोनों ले सकते हैं, ये कॉटन क्लॉथ हो गया। तो कॉटन क्लॉथ के ऊपर इसको रखेंगे, ये थिक स्लरी पेस्ट को रखा। देखो ये क्या हो गया, ये थिक स्लरी, देखो ये थिक, याद रखना बच्चों, थिक, ये क्या हो गया, ये थिक स्लरी, ये पेस्ट हो गया। इस थिक स्लरी पेस्ट को इसके ऊपर रख दिया, इस कॉटन क्लॉथ के ऊपर रख दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, कुछ देर के लिए यहाँ पर देखो फिल्ट्रेशन होगा। कौन सा प्रोसेस होगा, फिल्ट्रेशन होगा। जब इसमें फिल्ट्रेशन होगा तो क्या होगा, तो देखो अगर इसमें फिल्ट्रेशन हुआ तो फिल्ट्रेशन होने के बाद ये क्या होगा, तो इस तरह से इसके ऊपर ये जो चीज क्लॉथ है, कॉटन क्लॉथ है, इसके ऊपर बचा हुआ पार्ट रह जाएगा। जो बचा हुआ पार्ट रहेगा, देखो बचा हुआ पार्ट रह गया, ये बचा हुआ पार्ट रह गया, और कुछ कुछ लिक्विड है जो नीचे आके क्या हो गया, जम गया। देखो कुछ कुछ लिक्विड है, कुछ कुछ लिक्विड है, ये लिक्विड नीचे आके क्या हो गया, जम गया। ये लिक्विड आया, और इस लिक्विड को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग फिल्ट्रेट कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फिल्ट्रेट कहते हैं। और यहाँ जो बच गया उसको हम लोग रिटेंटेट कहते हैं। जो ऊपर बच गया उसको रिटेंटेट, जो नीचे आ गया उसको क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट कहते हैं। बच्चों ध्यान रखना, जो ऊपर रह गया उसको क्या बोलते हैं, रिटेंटेट, और जो नीचे आ गया उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फिल्ट्रेट कहेंगे, है ना। तो अब जैसे देखा होगा जो रसगुल्ला बनाते हैं, दूध को फाड़ा जाता है,
एसिड डालकर। जब दूध फट जाता है तो उसको छान के उसका क्रीम को बाहर निकाला जाता है और एक कॉटन क्लॉथ में लेकर ऊपर में क्या करता है, लटका देता है। और फिर ऊपर जब लटका देता है तो देखिएगा नीचे कुछ कंटेनर दे देता है, ऊपर से टप 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 क्या होता है, गिरने लगता है। या चाय बनाने का एक्सपीरियंस होगा, चाय बनाते तो चाय छन्नी में डालते हैं, जैसे ही चाय को छन्नी में डालते हैं तो नीचे चाय आ जाता है, ऊपर पत्ती रह जाता है। जो पत्ती रह गया उसको क्या बोलेंगे, रिटेंटेड। और जो चाय नीचे कप में आ गया उसको क्या बोल देंगे, फिल्ट्रेट। ये जो फिल्ट्रेट होता है ये बेसिकली वाटर एसिड सोलेबल, क्या बोलेंगे इसको, ये एसिड सोलेबल क्या कहा जाएगा, एसिड सोलेबल पुल कहा जाएगा। और इसको हम लोग एसिड, देखो इसको एसिड इनसोलेबल पुल कहेंगे, या इसी को हम लोग एसिड इनसोलेबल पुल को हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं, एसिड सोलेबल फ्रैक्शन। और एसिड इन पुल का मतलब फ्रैक्शन। तो दो तरह का फ्रैक्शन बनेगा, एक एसिड सोलेबल फ्रैक्शन बनेगा और दूसरा एसिड इनसोलेबल फ्रैक्शन बनेगा। क्लियर है पॉइंट बच्चों? तो ध्यान से देखना, जो रिटेंटेट है ये बेसिकली कौन सा मॉलिक्यूल्स है, इसको हम लोग देखो मैक्रो बायो मॉलिक्यूल्स कहते हैं, मैक्रो बायो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और फिल्ट्रेट जो होता है इसको हम लोग माइक्रो बायो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। आगे आएगा है ना, जो रिटेंटेट हुआ वो मैक्रो बायो मॉलिक्यूल्स हुआ, और जो नीचे आ गया ये बेसिकली क्या हो गया, तो उसको हम लोग माइक्रो बायो मॉलिक्यूल्स मिला। लेकिन ध्यान दो बच्चों, क्या पूरे सिनेरियो में इतने सारे स्टेप में आपने मेहंदी का पत्ता को मेहनत से तोड़ा, पेड़ से तोड़ने के बाद रात पर उसको भिगो के रख दिया, सुबह उठ के उसको क्या किया, पीसने के बाद पेस्ट बनाया, पेस्ट से फिर आपने क्या किया, रिटेंटेट को अलग किया, फिल्ट्रेट को अलग किया। कहीं भी आपको कोई मॉलिक्यूल्स के बारे में पता चला क्या, कि कार्बन है कि हाइड्रोजन है कि ऑक्सीजन है कि नाइट्रोजन है, कहीं भी पता चला क्या, किसी को पता चला क्या? बिल्कुल नहीं पता चला। सिर्फ क्या पता चला कि भाई एक वाटर सोलेबल एसिड सोलेबल फ्रैक्शन है और दूसरा एसिड इनसोलेबल फ्रैक्शन है। तो आगे इसमें दिया है, देखते हैं हम लोग एनसीईआरटी को क्या इसमें लिखा है। तो देखो चीज क्लोथ ऑप्टेन फ्रैक्शन मिला, तो कहते फिल्ट्रेट होगा, एक क्या होगा, एक फिल्ट्रेट होगा। देखो फिल्ट्रेट और दूसरा टेक्निकली इसको क्या बोलते हैं, एसिड सोलेबल। देखो क्या बोलते हैं इसको, एसिड सोलेबल पुल कहते हैं बच्चों, एनसीईआरटी में दिया हुआ। एंड द सेकेंड इज वो क्या है, रिटेंटेट, जिसको एसिड इनसोलेबल क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। साइंटिस्ट हैव फाउंड थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, हजारों ऑर्गेनिक कंपाउंड मिले, किसमें, एसिड सोलेबल पुल में। ये क्वेश्चन बन सकता है, क्या क्वेश्चन बन सकता है कि एसिड सोलेबल फ्रैक्शन में कितना मॉलिक्यूल्स मिलेगा, तो कहेगा 100 मिलेगा, थाउजेंड्स मिलेगा, मिलियंस मिलेगा, बिलियंस मिलेगा, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम लोग फॉलो किसको करते हैं बच्चों, एनसीईआरटी को। तो क्या याद रखना है, तो हर हाल में आपको याद रखना है कि थाउजेंड्स मॉलिक्यूल्स, कितना, थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ये एसिड सोलेबल में होगा। अब देखो नेक्स्ट, अगर इसमें देखें है ना, नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट इसमें क्या है, तो कहता है कि हाउ एनालिसिस है ना कंपोजिशन में। तो वी कंटिन्यू आस्किंग द सेम वे, क्या सेम वे में पूछते रहते हैं कि व्हाट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि किस प्रकार का कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। एंड हाउ डज वन गो अबाउट द फाइंडिंग द सेम आंसर, है ना। तो कहता है वी गेट आंसर हैव परफॉर्म द केमिकल एनालिसिस। देखो बच्चों यहाँ भी कौन सा एनालिसिस होगा, केमिकल एनालिसिस, जो कि हम लोग क्या करेंगे, तो वी कैन टेक एनी लिविंग टिश्यू, तो वेजिटेबल्स हो सकता है, लिवर हो सकता है, ग्राइंडिंग करेंगे ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में, और फिर हम लोग क्या करते, यूजिंग मॉडर्न पिस्टल ऑप्टेन क्या करेंगे, थिक स्लेरी। तो कहते वी आर स्ट्रेन दिस थ्रू चीज क्लॉथ एंड कॉटन एंड वी ऑप्टेन फ्रैक्शन। एक को फिल्ट्रेट कहेंगे, दूसरे को क्या बोलेंगे, रिटेंटेट, और इसमें थाउजेंड्स ऑफ क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। तो देखो, तो कहता है हायर क्लासेस हम लोग को लर्न करना। देखो एनसीईआरटी में हम अपना बात नहीं कर रहे हैं, कौन से क्लासेस में, हायर क्लासेस
यानी एमएससी में जब बीएससी में जाएंगे तब आपको पढ़ना होगा क्या, लर्न अबाउट द है ना एनालिसिस ऑफ लिविंग टिश्यू, लिविंग है ना टिश्यू सैंपल को कैसे, तो कहता है आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड, कौन कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी आपको जो फिल्ट्रेट मिला उस फिल्ट्रेट में कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है यहाँ पर पता नहीं चलेगा, हायर क्लासेस में यह आपको क्या होगा पता होगा। तो हम लोग कहते हैं एक्सट्रैक्ट द कंपाउंड, तो कहता है इट विल बी है ना सफिशिएंट टू से क्या एक्सट्रैक्ट निकालना किसको, कंपाउंड को, देन सब्जेक्ट द वेरियस सेपरेशन टेक्निक्स, देखो वर्ड है वेरियस सेपरेशन टेक्निक है ना, टिल वन हैज सेपरेट द कंपाउंड फ्रॉम द ऑल अदर कंपाउंड, क्लियर। तो हम लोग क्या बोलते हैं अदर वर्ड, देखो इसको समझो बात, बहुत एकदम इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी का लाइन है बच्चों। क्या कहता है कि हम लोग हायर क्लास में पढ़ेंगे कि भाई ये कौन कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड उसमें मौजूद है, तो पहला हम लोग को क्या करना होगा, सेपरेशन टेक्निक को अपनाना होगा। समझो बात, कौन सा टेक्निक को अपनाएंगे, देखो सबसे पहले हम लोग देखो सेपरेशन टेक्निक, और इस सेपरेशन टेक्निक में जो नाम आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी का अलग अलग टाइप्स होता है, क्रोमेटोग्राफी का अलग अलग टाइप्स होता है, पेपर क्रोमेटोग्राफी, जेल क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, और एक बहुत ही फेमस और इम्पोर्टेंट है जिसको हम लोग HPLC कहते हैं। देखो सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है, HPLC। HPLC का मतलब होता है जिसको हम लोग हाई परफॉर्मेंस, क्या बोलते हैं इसको, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। ये हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी ये बेसिकली सेपरेट करता है, किसको सेपरेट करता है, तो याद रखना सेपरेट कंपाउंड कैसे सेपरेट करता है, तो 99.9% कौन से फॉर्म में, तो देखो प्योरेस्ट फॉर्म में, 99.9% प्योरेस्ट फॉर्म में अगर क्या करना हो, सेपरेट करना हो, तो उसके लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, HPLC का उपयोग करते हैं। यानी कोई भी अगर मान लीजिए चाय निकाला, चाय पत्ती है, तो चाय पत्ती में कैफीन को 99.9% प्योरेस्ट फॉर्म में सेपरेट करना है, तो यू मस्ट यूज व्हाट टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी, HPLC का आपको क्या करना होगा, यूज करना होगा। अब यहाँ पर ये एलिमेंट निकला, अब इस एलिमेंट को हम लोग क्या करते हैं, तो दो टेक्निक आता है, एक होता है कौन सा, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। देखो क्या नाम आता है, देखो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पर हम लोग किसको, एलिमेंट्स को देखते हैं, एलिमेंट्स को क्या किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। तो आपके माइंड में आएगा कैसे ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये बेसिकली बाय कलर से, कलर को हम लोग देखते हैं, हाइड्रोजन का कलर अलग, ऑक्सीजन का कलर अलग, सोडियम का कलर अलग, मैग्नीशियम का कलर अलग, तो अलग अलग कलर से पता चलता है कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये कौन कौन सा मॉलिक्यूल्स मौजूद है बच्चों, क्लियर, उस मॉलिक्यूल्स में कौन कौन सा एलिमेंट है, क्लियर है। तो ये हम लोग अगर बात करें तो देखिए, तो ये क्या हुआ, तो हम लोग कहते हैं देखो जो नेक्स्ट इसमें है वो आपका क्या हो गया, तो सेपरेशन टेक्निक है ना, तो सेपरेशन टेक्निक का नाम क्या होगा, देखो सेपरेशन टेक्निक का नाम जो होगा वो नाम क्या होगा, HPLC। कौन सा नाम होगा, देखो इसको हम लोग HPLC कहेंगे। देखो सेपरेशन टेक्निक का नाम क्या होगा, HPLC, मतलब क्रोमेटोग्राफी हैज सेपरेटेड द कंपाउंड है ना, अदर कंपाउंड से कितना परसेंट, तो 99.9% प्योरेस्ट फॉर्म में। फिर कहता अदर वर्ड आइसोलेटेड एंड प्यूरिफाई a compound molecular formula and probably the structure of the compound। देखो तो यहाँ पर ये जो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, देखा ना यहाँ पर मोलेकुलर स्ट्रक्चर, मोलेकुलर क्या होता है, ये स्ट्रक्चर को भी क्या करता है, बताता है कि मोलेकुलर स्ट्रक्चर कौन सा है। और अगर एक क्या होता है, एक्सरे, याद रखना कौन सा, एक्सरे
एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी होता है। एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी में भी हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर किसको देखा जाता है, ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को देखा जाता है। बेसिकली किसका, तो हम लोग है ना मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को एक्सरे क्रिस्टेलोग्राफी, फिजिक्स में आप पढ़िएगा एक्सरे क्या होता है और क्रिस्टोग्राफी क्या होता है। डीएनए का डिस्कवरी का नाम सुना होगा कि वाटसन एंड क्रिक ने डिस्कवर किया था, लेकिन फ्रैंकलिन और म्यूरिक ने क्या किया था, उसका एक्सरे डिफ्रैक्शन किया था, और डिफ्रैक्शन करके जो देखा वो बता नहीं सका कि हमने क्या देखा। तब वाटसन एंड क्रिक साहब है ना फ्रैंकलिन और रोसलिन को क्या किया, है ना मदद किया और कहा कि बेसिकली आपने जो देखा वो क्या देखा है, डीएनए को देखा, डीएनए का डिस्कवरी। तो देखो अगर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर को देखना है तो एक्सरे क्रिस्टोग्राफी का क्या होता है, यूज्ड होता है बच्चों। तो देखो तो हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूरिफाई एंड प्रोबेबली द स्ट्रक्चर एंड कंपाउंड, स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड को हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। कहता ऑल द कार्बन कंपाउंड, देखो इंपॉर्टेंट, ऑल द कार्बन कंपाउंड दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यू कैन बी कॉल्ड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोमोलिक्यूल्स। ये एनसीईआरटी का डिफिनेशन है बच्चों। वो सारे मॉलिक्यूल्स जो कि हम लोग किससे, कार्बन कंपाउंड हो और लिविंग से ले, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। तो कहता है लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज आल्सो गॉट, क्या होता है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑर्गेनिक ही होगा, वाटर है कि नहीं, वाटर तो लिविंग में है ना, और अभी गर्मी का टाइम चल रहा है, वाटर बॉडी में होना बहुत ज़रूरी है। डिहाइड्रेटेड अगर बॉडी हो गया तो आप समझ सकते हो कि खेल क्या होगा, लू मार देगा, फिर आपका जब लू मार देगा तो सेवा क्या हो सकता है, समाप्त हो सकता है। तो लाइफ को बचाना भी जरूरी है, ज़िंदगी को बचाना भी जरूरी है। तो उसके लिए खूब खूब बच्चों पानी पीते रहो, है ना, खूब जितना हो सके ग्लूकोन डी मिलाकर, जूस मिलाकर, जो मिलाकर हो सके सब मिलाकर खूब खूब पानी को पीते रहिए, बॉडी को हाइड्रेट रखे। तो वाटर क्या ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक, एंड कंपाउंड इन देम, तो कहते वी नो अ स्लाइटली डिफरेंट, है ना, डिस्ट्रक्टिव एक्सपेरिमेंट हैज़ टू बी डन। इस बात को जानने के लिए अलग अलग ये डिस्ट्रक्टिव क्या होता है, एक्सपेरिमेंट होता है, जिससे हम लोग पता करते हैं कि भाई जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें कौन कौन सा इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होता है। फिर हम लोग कहते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ लिविंग टिश्यू, लिविंग टिश्यू से लीफ, लीवर, कुछ भी लीजिए, वी गेट दो तरह का वेट होता है, एक वेट वेट होता है एंड दूसरा ड्राई वेट। देखो कोई भी अगर आप लेंगे ना, मान लीजिए देखो ये पौधा है, ये क्या है, प्लांट है, ये प्लांट है, और प्लांट का एक खूबसूरत सा ये लीफ है, ये लीफ हुआ। तो इस लीफ को यहाँ से तोड़िए, तोड़ने के बाद इसको वेट कीजिए, इसको वेट किया, तो वेट किए तो आपको कितना मिल गया, सपोज वेट करने पर ये 0 पॉइंट कितना मिल गया, 5 ग्राम मिल गया, कितना मिला, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेट, है ना, क्या बोला जाता, वेट कहा जाता है। यानी इसमें क्या है, अभी वाटर प्रेजेंट है, इसमें क्या मौजूद है, अभी इसमें वाटर H2O क्या है, प्रेजेंट है। जब H2O प्रेजेंट होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेट वेट। अब इसमें क्या होगा, इवोपोरेशन होगा, देखो इवो, है ना, इवोपोरेशन होगा। जब इवोपोरेशन होगा तो ये पानी से क्या होगा, जितना भी वाटर है ये वाटर क्या होगा, ये रिलीज्ड होगा। जब वाटर रिलीज्ड होगा तब ये जो लीफ होगा, ये जो लीफ होगा, ये जो लीफ होगा, अब इसको हम लोग वेट करेंगे, और ये वेट किया और कितना हो गया, सपोज 0.1 ग्राम इसका वेट हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम लोग ड्राई वेट कहते हैं। याद रखना, एक होता है वेट वेट और एक होता है ड्राई वेट। सूखने के बाद पानी के इवोपरेट होने के बाद जो वेट होता है उसको वेट वेट कहते हैं, और पानी के साथ होता है उसको वेट वेट, पानी हट गया तो उसको हम लोग ड्राई वेट कहते हैं। तो देखो तो अलग अलग कहता ऑल द वाटर इवोपरेट्स, सारे वाटर क्या हो गए, इवोपरेट्स हो गया, द रिमेनिंग मटेरियल गिव ड्राई वेट। फिर कहता नाउ इफ द टिश्यू इज फुल्ली बर्न, टिश्यू को जला दिया जाए, ऑल द कार्बन कंपाउंड आर ऑक्सीडाइज, है ना, गैसियस फॉर्म CO2, वाटर इवोपरेट एंड आर रिमूव, जिसको हम लोग एस कहते हैं। देखो एक एनालिसिस होता है जिसको हम लोग एस एनालिसिस कहते हैं, जैसे अभी हम लोग यहाँ पे किया ना, देखो देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पे हम लोग क्या क्या रिटेंटेट है, रिटेंटेट का क्या होता है,
ये एस एनालिसिस होता है, एस एनालिसिस। देखो किसको हम लोग एस एनालिसिस कहते हैं। एस एनालिसिस में कौन सा एनालिसिस? एस एनालिसिस। तो एस एनालिसिस, पहले एस का मतलब सब लोग समझता था एस और आई, और जैसे लिखते थे तो लोग खूब हंसता था। अब ये सब मामला नहीं है, बूढ़ी हो चुकी है। तो देखो, तो हम लोग एस एनालिसिस, तो ये जो एस एनालिसिस है इसमें हम लोग क्या करते हैं? तो रिटेंटेट का करते हैं। तो ये रिटेंटेट को किस में रखा? ये हॉट ओवन में रखा। कौन सा ओवन में? ये हॉट ओवन में। और इस हॉट ओवन का टेम्परेचर ये 32 कितना डिग्री? 40 डिग्री सेल्सियस है। तो ये सपोज ये क्या है? रिटेंटेट है। ये क्या है? ये रिटेंटेट है। ये रिटेंटेट है ना? रिटेंटेट है। और फिर इसको हम लोग क्या करते हैं? इसको ट्रांसफर करते हैं हॉट बायो रिएक्टर्स में। कौन सा रिएक्टर्स है? हॉट बायो रिएक्टर्स। जब हॉट बायो रिएक्टर्स में रखेंगे जहाँ पर टेम्परेचर कितना डिग्री सेल्सियस? 700 डिग्री सेल्सियस क्या होगा? टेम्परेचर होगा। तो 700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में क्या होगा? दो चीज बनेगा, याद रखना। क्या चीज बनेगा? दो तरह का पदार्थ आपको मिलेंगे। एक इस तरह से मिलेगा जिसको हम लोग ये गैस कहेंगे, ये गैस कहेंगे। और नीचे में कुछ पदार्थ मिलेगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? जिसको हम लोग एस कहेंगे। देखो ये मिलेगा, ये क्या मिलेगा? ये सॉलिड राख। एस का मतलब क्या होता है? जलने के बाद जो होता है एस। तो एस ये बेसिकली क्या है? ये मेटल है। ये मेटल साल्ट को बताता है। कौन सा साल्ट? मेटल साल्ट को। और ये गैस किसको? ऑर्गेनिक कंपाउंड को। कौन से? ऑर्गेनिक को, यानी ये बेसिकली नॉन मेटल्स को। किसको? ये नॉन मेटल्स को। और एस जो है ये किसको बताता है? मेटल्स को बताता है। मैग्नीशियम का, कैल्शियम का। देखो मैग्नीशियम हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, ये सब। और भी जो एलिमेंट है, आयरन हो सकता है, जिंक हो सकता है। ये सब का जो साल्ट है उस साल्ट को क्या बोलते हैं? एस कहते हैं। क्लियर है बच्चों? तो गैस बन जाएगा कौन सा? नॉन मेटल। और एस बन जाएगा कौन सा? मेटल। तो देखिए यहाँ पर हम लोग देख रहे थे, क्या हम लोग कहते हैं कि ये जो आपका, देखो कौन सा एनालिसिस, तो यहाँ पर हम लोग उसको क्या बोलते हैं? एस कहते हैं। यानी इसको हम लोग एस एनालिसिस कहते हैं। देखिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आपका वो आपका क्या है? तो देखिए, तो हम लोग क्या बोलते हैं? तो ये जो आपका, तो हम लोगों को क्या कहा? दिस इज द कंटेंट इनऑर्गेनिक एलिमेंट। लाइक कौन कौन सा होगा? जो एस में इनऑर्गेनिक होगा वो कैल्शियम होगा, मैग्नीशियम, ईटीसी होगा, है ना। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना, इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक कौन सा? सल्फेट, है ना। सल्फेट को हम लोग क्या बोलते हैं? सल्फर के साथ होगा तो सल्फेट। फॉस्फेट है, PO4 कहते हैं। फिर ETC आर सीन इन द किस में? तो एसिड सोलेबल फ्रैक्शन। तो एसिड सोलेबल फ्रैक्शन में मिल रहा है, तो यानी सल्फेट फॉस्फेट क्या है? मैक्रो है कि माइक्रो है? तो सल्फेट फॉस्फेट है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स है। क्लियर है? फिर कहता है देयरफॉर एलिमेंट एनालिसिस गिव एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू। कौन सा कंपोजिशन? एलिमेंटल कंपोजिशन को बताता है कि कौन कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, यानी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ETC। कहाँ पे बताएगा? मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में। अभी बताया कौन सा स्पेक्ट्रोस्कोपी? ये जो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में, कौन सा स्पेक्ट्रोस्कोपी? मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। या फिर किसमें? तो हम लोग कहते हैं एक्सरे डिफ्रेक्शन के द्वारा हम लोग पता करते हैं कि कौन कौन सा एलिमेंट है। तो वेल एनालिसिस ऑफ द कंपाउंड गिव आइडिया अबाउट द काइंड ऑफ ऑर्गेनिक, है ना। कौन कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना। इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट टेबल, है ना, फिगर 9.1 में और टेबल 2 में दिया, प्रेजेंट इन लिविंग टिश्यू। तो देखो फ्रॉम केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू वी कैन आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप। कुछ कुछ फंक्शनल ग्रुप इसमें होगा। तो पहला फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है? एल्डिहाइड है, जिसको हम लोग CHO कहते हैं। कीटोन है, तो कीटोन में क्या होता है? C++O C होता है। और फिर क्या होता है? एरोमेटिक कंपाउंड होता है, इसको हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। सब लोग जानते हो इस तरह से बेंजीन का रिंग बनाते हैं जिसको एरोमेटिक कंपाउंड होता है। बट फ्रॉम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू वी शैल क्लासीफाई एमिनो एसिड। किस में क्लासीफाई करते हैं? बायोमोलिक्यूल्स को क्लासीफाई करते हैं एमिनो एसिड में। दूसरा किस में? न्यूक्लियोटाइड बेसेस में। और फिर हम लोग फैटी एसिड में इसको क्या करते हैं?
क्लासीफाई, किसके किस एल्डिहाइड, कीटोन, है ना, और एरोमेटिक के में जो फंक्शनल ग्रुप है उसके बेसिस में अलग अलग हम लोग इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं बच्चों। तो देखिए अगले दिन हम लोग ये देखेंगे कि किसको प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं और किसको हम लोग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। तो ये एनसीईआरटी का लाइन को अलग से करके आपके सामने दे रहे हैं, तो साथ साथ एनसीईआरटी को पढ़ते रहिए। अगर कोई वर्ड्स, कोई लाइन, कोई पैराग्राफ अगर समझ में नहीं आता है तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछिए, आपको आंसर देने का कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चों मुस्कुराते रहिए, गर्मी से बचते रहिए। कल पटना बिहार में वोटिंग है, तो वोट भी जाकर अपने मम्मी पेरेंट्स को कहिए कि जाकर वोट करें, और जिसका 18 साल से प्लस एज हो गया है, वोटर कार्ड बना लिए हैं, तो वो भी जाकर जरूर मतदान करें, अपना वोट का प्रयोग करें, है ना। जागरूक बनिए और एक सजग नागरिक बनिए और एक सजग स्टूडेंट बनिए। खूब खूब इंजॉय कीजिए, खूब खूब मुस्कुराते रहिए। जय हिंद प्यारे बच्चों। आज का सेवा यहीं पे समाप्त। थैंक यू।